डे टू डे न्यूज भारत देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये एक चेतावनी की कहानी है। और उस चेतावनी के केंद्र में एक नाम बार बार आता है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी उन नेताओं में से एक थे जो सिर्फ सत्ता चलाने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम को समझने और उसे सुधारने की बात करते थे। उन्होंने बहुत पहले संसद में खड़े होकर एक ऐसी बात कही थी जो आज के समय में डरावनी हद तक सच लगती है। उन्होंने कहा था, पहले अपराधी नेताओं के पास आते थे अपने बचाव के लिए, हमें बचा लो, केस से निकाल दो, पुलिस से छुड़ा दो। यानी सत्ता के पास एक ताकत थी और अपराधी उस ताकत के सामने झुकते थे। लेकिन फिर तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। अटल जी बताते हैं, फिर अपराधी आने लगे मदद करने के लिए। हम आपको चुनाव जिता देंगे, बूथ संभाल लेंगे, विरोधियों को रोक देंगे। यहीं से राजनीति का चरित्र बदलने लगा। नेताओं ने सोचना शुरू किया कि अगर हमें जीता सकते हैं ये अपराधी तो इनकी मदद क्यों ना ली जाए। और यहीं से शुरू हुआ राजनीति का सबसे खतरनाक फिसलन भरा रास्ता, जिसे नाम दिया गया अपराधीकरण। अब चुनाव जीतना ही सब कुछ बन गया। कैसे जीतना है ये सवाल पीछे छूट गया। बूथ कैप्चरिंग यानी कि बूथ पर डेरा डालना, डर, पैसा, दबाव, ये सब धीरे धीरे सिस्टम का हिस्सा बनने लगे। जो तस्वीर आज राजनीति की है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कई सालों पहले ही बता दी थी। और अटल जी ने इसी दौर में चेतावनी दी थी, अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो एक दिन अपराधी खुद राजनीति में आ जाएंगे। आज वो बात सच लगती है। अपराधियों ने देखा, जब हमारी वजह से ये नेता, ये लोग जीत रहे हैं तो हम खुद क्यों ना चुनाव लड़े। उनके पास पैसा था, नेटवर्क था और सबसे बड़ी चीज डर पैदा करने की ताकत। अब वो पीछे खड़े होने वाले लोगों में से नहीं रहे, वो खुद सामने आ गए। और सच यही है, ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे सिस्टम के अंदर पनपा। चुनाव के पहले कितने अवैध हथियार बरामद किए जाते हैं, कितने वैध हथियार बरामद किए जाते हैं, इसका लेखा जोखा है। हम किधर जा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, इस परिवर्तन को मैं सूक्ष्मता से देखता रहा हूं, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। पहले अपराधी हमारे पास आते थे अपने बचाव के लिए, फिर उसके बाद दूसरी स्थिति आई, अपराधी हमारे पास आने लगे हमारी मदद के लिए। हम उनकी मदद लेने लगे चुनाव जीतने के लिए, पोलिंग बूथ पर कब्जा करने के लिए। अब तो साइंटिफिक रिगिंग हो रहा है, साइंटिफिक रिगिंग। रिगिंग का भी विज्ञान है, रिगिंग भी एक कला है। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं। मुझे किस तरह से हराने का प्रयास किया गया, मैं उसमें विस्तार से जाना नहीं चाहता। लेकिन अपराधी की जरूरत पड़ी चुनाव में रिगिंग करने के लिए, तो फिर अपराधियों ने देखा कि अगर हमारी सहायता से जीत कर जा सकते हैं तो हम ही क्यों न जीत कर जाएं। इनको भेजने की क्या जरूरत है? इसके विरुद्ध लड़ना होगा। अब एक और मुद्दा, भ्रष्टाचार। अटल जी अक्सर एक बात का जिक्र करते थे जो राजीव गांधी ने कही थी अपनी एक स्पीच में, अपने एक भाषण में। दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो जनता तक पहुंचते पहुंचते 15 से 20 पैसा ही बचता है। सोचिए, 1 रुपये भेजा गया लेकिन रास्ते में 80 से 85 पैसा गायब हो गया। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह पूरे सिस्टम की हकीकत थी। मतलब क्या? नीतियां बन सकती हैं, योजनाएं भी बन सकती हैं, लेकिन अगर सिस्टम में लीकेज है तो फायदा जनता तक नहीं पहुंचता। क्या यह सच नहीं है कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है? मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, मगर जहां रुपया भेजता हूं वहां पहुंचते पहुंचते 19 पैसे रह जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि यह चमत्कार कैसे होता है? वो हंसकर कहने लगे कि जब रुपया चलता है तो घिसता है। और फिर सवाल उठता है, लोग भ्रष्ट क्यों होते हैं? अटल जी का नजरिया बहुत सीधा था। आदमी को कितना धन चाहिए, जरूरत से ज्यादा की भूख भी भ्रष्टाचार की जड़ है।
और जब कोई सत्ता में आता है तो उसे लगता है अब रास्ता और ज्यादा आसान हो गया है। सत्ता सेवा का जरिया कम और कमाई का शॉर्टकट जो है वो ज्यादा बन जाती है। यही मानसिकता सिस्टम को खोखला करती है। मैं तो प्रधानमंत्री के इस आश्वासन का स्वागत करता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा, लेकिन केवल घोषणा काफी नहीं है, व्यवहार चाहिए, आचरण चाहिए। कभी कभी मैं ताज्जुब करता हूं अध्यक्ष महोदय, आदमी को कितना धन चाहिए, कितना धन चाहिए। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा, कुछ बचने वाला नहीं। लेकिन इस तरह से धन के पीछे, इस तरह से धन के पीछे लोग पड़े हैं। और सत्ता का भी लोभ इसलिए है कि सत्ता की प्राप्ति से धन प्राप्त करना सरल हो जाता है। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं, लिबरलाइजेशन है, तो उसके साथ प्रामाणिकता चाहिए। अब एक बहुत दिलचस्प बात जो अटल जी की सोच को और भी ज्यादा अलग बनाती है, निंदा करने वाले को पास रखना चाहिए। मराठी में एक कहावत है, निंदका से घर असावे शेजारी। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए। चापलूस नहीं तो बिगाड़ देंगे। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये राजनीति की सबसे अंडररेटेड स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि आलोचक आपको वो दिखाता है जो आपके समर्थक कभी नहीं दिखाएंगे। वो आपकी गलतियां बताता है, आपकी कमजोरियां उजागर करता है। अगर आप सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले से घिरे रहेंगे तो आप धीरे धीरे हकीकत से दूर होते जाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आलोचना को दुश्मनी समझ लिया गया है। सवाल पूछने वाले को विरोधी मान लिया जाता है। नतीजा, नेता एक ऐसे इको चैम्बर में जीने लगते हैं जहां सब कुछ सही लगता है, जब तक कि जमीनी हकीकत ना देखी जाए। अब इन सब चीजों को जोड़कर देखिए, अपराधी पहले बाहर थे, फिर सिस्टम में घुसे और फिर खुद सिस्टम बन गए। भ्रष्टाचार पहले छुपा था, फिर स्वीकार हुआ और कई जगह पर अब सामान्य होता हुआ नजर आता है। और आलोचना जो सुधार का रास्ता थी, उसे ही साइडलाइन कर दिया गया है। अटल जी की चेतावनी यही थी, अगर राजनीति इन रास्तों पर चली तो लोकतंत्र कमजोर होगा। अब सवाल, क्या ये सिर्फ एक पार्टी की बात है? सच ये है, ये पूरे सिस्टम को एक चुनौती है। जब जीत ही सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाती है तो हर पार्टी पर दबाव आता है। जो जीतता है वही सही है, और इसी सोच में धीरे धीरे सिद्धांत जो है पीछे छूट जाते हैं। तो हल क्या है? अटल जी की सोच से ही जवाब मिलता है। पहला, राजनीति को सिर्फ जीतने का खेल बनने से रोकना होगा। दूसरा, सिस्टम को पारदर्शी बनाना होगा ताकि पैसा कहां जा रहा है साफ दिखे। तीसरा, ऐसे लोगों को आगे लाना होगा जिनकी छवि साफ हो, भले ही वो सबसे ताकतवर उम्मीदवार ना हो। और चौथा, आलोचना को अपनाना होगा, उससे भागना नहीं। अंत में बात सीधी है, अटल जी ने जो कहा वो भविष्यवाणी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। और आज जो हम देख रहे हैं वो उसी चेतावनी का परिणाम है। अब सवाल ये नहीं है कि गलती कहां हुई, सवाल ये है कि क्या हम अब भी इसे सुधारना चाहते हैं या फिर इसे नॉर्मल मान चुके हैं। सरकार तो आती जाती रहेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या ये आज के वातावरण में कठिन काम नहीं हो गया है? ये चर्चा तो आज समाप्त हो जाएगी, मगर कल से जो अध्याय शुरू होगा उस अध्याय पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। आपका इस सब के बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।
हमारा चैनल आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, नहीं करेगा किसी को ब्लैकमेल, और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाए जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।